हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। तो कल हमने अपना लेक्चर 1 कंप्लीट किया था और उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। उसमें हमने सबसे पहले देखे थे फ्लावर के पार्ट, फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ग होते हैं। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। आज हम सबसे पहले जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं? इट कंसिस्टिंग ऑफ पिस्टल्स। कल हमने देखा था गाइनोशियम कंसिस्टिंग ऑफ पिस्टल, या उसको हम कार्पल भी बोलते हैं। अगर सबसे पहले बात ये याद रखें, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर उसके अंदर एक पिस्टल है, अगर इफ गाइनोशियम कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल पिस्टल, तो हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। अगर गाइनोशियम में एक पिस्टल है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। और अगर एक से ज्यादा पिस्टल है, मोर देन 1 पिस्टल, तो हम उसको बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। तो आप याद रखेंगे गाइनोशियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर उसमें एक पिस्टल है तो मोनोकार्पलरी, मोर देन 1 पिस्टल है तो मल्टीकार्पलरी। अब याद रखेंगे मोनोकार्पलरी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मगर फिर भी आप याद रखेंगे। मोनोकार्पलरी के एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट एंड पी। ये तीनों ही याद रखने हैं। मोनोकार्पलरी के एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट एंड पी। अब हमने बोला अगर एक से ज्यादा पिस्टल है उसको हम बोलते हैं मल्टीकार्पलरी। अब अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो या तो वो फ्री होंगी या वो फ्यूज्ड होंगी। अगर एक से ज्यादा पिस्टल है यानी कि मल्टीकार्पलरी है, तो मल्टीकार्पलरी में जो पिस्टल्स होंगी वो या तो फ्री होंगी या वो फ्यूज्ड होंगी। यानी कि अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो या तो अलग अलग होंगी या वो एक साथ जुड़ी हुई होंगी। अगर वो फ्री होंगी तो उसको बोलते हैं हम एपोकार्पस। अगर वो फ्री होगी तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर वो फ्यूज्ड होगी तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। फ्री में एपोकार्पस, फ्यूज्ड में सिनकार्पस। तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइकेलिया, लोटस एंड रोज। सिर्फ क्या याद रखना आपने? माइकेलिया कम से कम आप याद रखेंगे, लोटस रोज आप भूल सकते हैं। दूसरा आता है आपका फ्यूज्ड में सिनकार्पस। सिनकार्पस में जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो दे रखा है पेपेवर का। डायग्राम देखेंगे आप, वहां पर दिखा रखा है मल्टीकार्पलरी फ्री का एग्जाम्पल माइकेलिया और फ्यूज्ड में सिनकार्पस यानी कि पेपेवर। आई होप ये आपको समझ आया होगा पूरा पिस्टल के बारे में। अब हम देखते हैं कि एक पिस्टल के अंदर कितने पार्ट होते हैं, और पार्ट होते हैं तो उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है पार्ट ऑफ पिस्टल, यानी कि पिस्टल में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है इसके आते हैं मेनली 3 पार्ट्स। सबसे पहला आता है स्टिग्मा। सबसे पहला कौन सा आता है? स्टिग्मा। सेकंड स्टाइल, थर्ड ओवरी। पिस्टल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन आएगा सबसे पहले जहां पर लैंड करेगा वो करेगा स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के बाद वो स्टाइल के थ्रू जाएगा ओवरी में। तो स्टाइल क्या है? एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट। बीनीथ द स्टिग्मा मतलब स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट है स्टाइल। देन सबसे लास्ट में आता है ओवरी। ओवरी क्या होता है? बसल बल्ज पार्ट, यानी कि सबसे लोअर पार्ट जो है, और वो कैसा है? फूला हुआ सा है, उसको हम बोलते हैं ओवेरी। तो सबसे पहली बात, पार्ट ऑफ पिस्टल में 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट आएगा। नीचे थैलेमस दिखा रखा है। थैलेमस पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि थैलेमस का मतलब होता है बेस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बेस को हम थैलेमस भी बोलते हैं। अब जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर जो उसकी कैविटी होती है, यानी कि जो ओवेरियन कैविटी है, उसको हम बोलते हैं लॉक्यूल। ओवेरियन कैविटी मतलब जो ओवरी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, ओवेरियन कैविटी, या उसको दूसरा नाम दिया जाता है लॉक्यूल। उस लॉक्यूल के अंदर होता है प्लेसेंटा। अभी प्लेसेंटा क्या होता है इसको हम अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल, और लॉक्यूल के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा कहां प्रेजेंट होता है? आंसर होगा लॉक्यूल या ओवेरियन कैविटी। आई होप इतना समझ आया होगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल के बारे में हम समझेंगे। ये ओव्यूल के बारे में हमने समझना है। ओव्यूल के अंदर ये सारा डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिखा रखा है। सारा डायग्राम एनसीईआरटी में है और यही डायग्राम है। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्लेसेंटा।
अभी पीछे से हमने समझा था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा सबसे पहली बात कहाँ होता है? कहाँ होता है बताएं, आप कमेंट करिएगा इस आंसर को कि प्लेसेंटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये करता क्या है? प्लेसेंटा जो है हमारा, इट कनेक्ट ओव्यूल विद द ओवरी वॉल। प्लेसेंटा भी हमने बात करी ओवरी के अंदर था, जिस जगह था उसको हमने क्या बोलते थे? ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। अब ये ओवरी वॉल को ओव्यूल के साथ कनेक्ट करता है, यानी कि ओवरी वॉल को ओव्यूल ये है, ओव्यूल से कनेक्ट करता है कौन? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का काम याद रखेंगे, प्लेसेंटा कनेक्ट ओव्यूल विद ओवरी वॉल। प्लेसेंटा कनेक्ट ओव्यूल विद ओवरी वॉल, जिसके थ्रू करता है उसको हम फनिकल बोलते हैं। तो फनिकल क्या चीज आ जाएगी? फनिकल आ जाएगा थ्रू विच ओव्यूल अटैच्ड विद द प्लेसेंटा। हमने बोला ये जो ओव्यूल है, ये नीचे जो ओव्यूल है पूरा पार्ट, ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। ये ओव्यूल जो है ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? उसको हम बोलते हैं फिनिकल। तो फिनिकल क्या चीज आ गई? फिनिकल थ्रू विच ओव्यूल, ये ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्टेड है थ्रू विच फनिकल। आई होप इतना समझ आया होगा। और ये प्लेसेंटा क्या कर रहा है? प्लेसेंटा कनेक्ट ओवरी वॉल विद ओव्यूल। ओवरी वॉल को ओव्यूल से कनेक्ट करता है प्लेसेंटा, ओवरी वॉल को ओव्यूल से कनेक्ट करता है प्लेसेंटा, और ओव्यूल को प्लेसेंटा से जो कनेक्ट करता है वो है फिनिकल। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं हिलम क्या है? हिलम आता है ओव्यूल और फनिकल के बीच का जंक्शन। डायग्राम याद रखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा बहुत आसानी से, बाकी थ्योरी याद करेंगे तो भूल जाएंगे। सिंपली याद रखना है ओव्यूल को, इस नीचे वाले ओव्यूल को ऊपर प्लेसेंटा से कनेक्टेड करना है थ्रू फनिकल, और फनिकल का और ओव्यूल के बीच के जंक्शन को हम हिलम बोलते हैं। तो हिलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। इस ओव्यूल के और फनिकल के जंक्शन को हम हिलम बोलते हैं। इतनी इंटेंशनली, और ये बहुत टाइम ले रहा हूं मैं इसको समझाने में, बिकॉज क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि हिलम, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। हिलम मतलब जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। आई होप इतना समझ आया होगा। हम नीचे चलते हैं थोड़ा, तो ये नीचे दिखाया जाता है माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर पोर। ये वाला एंड कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड। और नीचे वाले एंड को हम बोलते हैं चलाजाल एंड। नीचे वाले एंड को हम क्या बोलते हैं? चलाजाल एंड। ऊपर वाले को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। नीचे में सो गया है लिखना, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है? इट इज कॉल्ड चलाजा एंड। चलाजाल एंड किसको बोलते हैं हम? नीचे वाले एंड को। और ऊपर वाला एंड कौन सा है यहाँ पर? माइक्रोपाइल। और ये ओव्यूल जो है ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस का मतलब होता है जो उल्टा, इन्वर्टेड ओव्यूल। एनाट्रोपस मींस इन्वर्टेड ओव्यूल, इन्वर्टेड इन शेप। एनाट्रोपस मतलब इन्वर्टेड, एनाट्रोपस मतलब इन्वर्टेड। तो क्या क्या याद रखना? सबसे पहले प्लेसेंटा, देन फिनिकल, देन हिलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल, माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइलर पोर। ये दे रखा है आउटर इंटीग्यूमेंट, अंदर है इनर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट इनका काम क्या होता है? आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट काम है इनका प्रोटेक्टिव, यानी कि जो न्यूक्लियस को, अंदर न्यूक्लियस होता है, बताएंगे क्या होता है अभी, और जो अंदर एम्ब्रियो सैक है ये भी बताया जाएगा क्या होता है। इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ये हर जगह होते हैं, सिर्फ माइक्रोपाइलर टिप पर नहीं होते। तो याद रखेंगे इंटीग्यूमेंट आर प्रेजेंट एक्सेप्ट माइक्रोपाइल टिप। जो माइक्रोपाइल की टिप होती है यहां पर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंटीग्यूमेंट के अंदर आते हैं, इंटीग्यूमेंट के अंदर आता है न्यूसेलस। न्यूसेलस का काम क्या होता है? पहली बात, ये इट इज एनक्लोज्ड विद इंटीग्यूमेंट, यानी कि इंटीग्यूमेंट से एनक्लोज्ड क्या है? न्यूसेलस है। इसके पास होता है फूड रिजर्व। इसके पास क्या होता है? फूड रिजर्व, जो आगे एम्ब्रियो सेक को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एम्ब्रियो सेक क्या होता है? अगली साइड में उसको ढंग से समझेंगे। सिंपली ये भी याद क्या रखना है आपने? ओव्यूल के अंदर क्या क्या पार्ट है? प्लेसेंटा आया विच कनेक्ट ओव्यूल विद द ओवरी वॉल। फिनिकल क्या आया? फिनिकल थ्रू विच प्लेसेंटा एंड ओव्यूल इज कनेक्टेड। हिलम क्या है? हिलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। बाकी माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर पोर, इस वाले पोर को हमने क्या बोला? माइक्रोपाइलर पोर। ये कवरिंग क्या है? आउटर इंटीग्यूमेंट, देन इनर इंटीग्यूमेंट। इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। कहां पर इंटीग्यूमेंट नहीं होता उस जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर टिप। ओके, देन न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? इट इज एनक्लोज्ड विद द इंटीग्यूमेंट एंड अबंडेंट फूड रिजर्व होता है इसके पास, जो एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो एम्ब्रियो सेक होता है उसी को हम फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एम्ब्रियो सेक को ही हम फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। ओके, ये मेगास्पोर से डेवलप होता है। मेगास्पोर यानी कि फीमेल स्पोर की हम बात करेंगे यहाँ पर। इसको एक बार देख लीजिएगा, देन हम आगे बढ़ते हैं।
एक टॉपिक आता है अगला हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। एम्ब्रियो से कभी समझाएंगे अगली स्लाइड में। मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर कहां से बनता है? फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। कल हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। तो हमने क्या बोला? मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा, और याद रखेंगे जहां पर भी मियोसिस होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। कल भी बताए थे चीज कि मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, यानी कि जो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले होगा उससे आधा हो जाना है। अगर पहले 2n था तो यहां पर n होगा, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मियोसिस होने के बाद उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉइड बन जाती है। और एक मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर को फॉर्म करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक मेगा स्पोर मदर सेल आगे जाकर 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर को बनाती है। अब जो ये 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर हैं इनमें से 3 तो डिजेनरेट कर जाते हैं, ये भी गिवन है एनसीईआरटी में, ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर दिखेगा आपको ये कि जो 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बने हैं इनमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल बचता है। और जो फंक्शनल होता है ये चलाजाल वाला एंड का होता है। हमने अभी दिखाया था आपको चलाजाल एंड कौन सा था और माइक्रोपाइलर एंड कौन सा था। तो जो 3 डिजेनरेट करते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड वाले डिजेनरेट कर जाते हैं, और जो फंक्शनल होता है वो चलाजाल एंड वाला फंक्शनल होता है। हालांकि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मगर फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछ जाता है कंपटीशन में कि 4 हैप्लॉइड में से 3 डिजेनरेट करते हैं, एक फंक्शन रहता है। ये तो सब पढ़ के जाएंगे, लेकिन 3 डिजेनरेट कौन से करते हैं? माइक्रोपाइलर एंड वाले, और फंक्शनल कौन सा रहता है? चलाजाल एंड वाला। तो इसको जो फंक्शनल होता है उसको हम बोलते हैं 4th फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड से जो चौथा वाला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर। आई होप इतना ये समझ आया होगा आपको। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है हमारी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक अभी हमने बताया था क्या होता, कहां पर होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? न्यूसेलस प्रोवाइड करता है। हमने बोला ये फंक्शनल मेगा स्पोर बना कहां से? मेगा स्पोर मदर सेल से। मेगा स्पोर मदर सेल से बना मेगा स्पोर, उनमें से 4 बने, 4 में से 3 कर गए डिजेनरेट, ये दिखा रखे हैं डिजेनरेटिंग मेगा स्पोर, जो डिजेनरेट कर चुके हैं। ये बना फंक्शनल मेगा स्पोर, ये बना फंक्शनल मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या करता है? अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि मेगा स्पोर क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। सिंगल इसके पास n नंबर है, ये क्या करेगा? 1 से 2 न्यूक्लियस बनाएगा। देन 2 to 4, 4 to 8 क्या कर लेगा? वो अपने न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, देन माइटोसिस करेगा। तो याद रखेंगे कि फंक्शनल मेगा स्पोर से जो हम मैच्योर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है उसको हम, उसमें कितने माइटोसिस हैं? 3 माइटोसिस होते हैं। कितने होते हैं? 3 माइटोसिस, पहले सिंगल, देन 2, देन 4 एंड देन 8। आया समझ? पहले फंक्शनल मेगा स्पोर, माइटोसिस, देन 2, देन 4 एंड देन 8। फिर क्या होता है? 3+1 अरेंजमेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि जो 8 जो न्यूक्लियस बने हैं ये अपने आप को अरेंज करते हैं किसी एक फॉर्म में। कैसे अरेंज करते हैं ये देखते हैं हम। देखिए आप, जो ऊपर बनता है ये है चलाजाल एंड, ये है चलाजाल एंड। चलाजाल एंड पर क्या होता है हमारा? चलाजाल एंड पर होते हैं एंटीपोडल्स सेल। चलाजाल एंड पर कितनी होती हैं? एंटीपोडल सेल। और ये बीच में बनी सेंट्रल सेल, ये बीच में बनी हमारी, हमने क्या बोला? ये है अपना चलाजाल एंड। चलाजाल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल, बीच में आती है सेंट्रल सेल। ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पर क्या आते हैं? सिनर्जिड्स और एग सेल। क्या आते हैं यहां पर? सिनर्जिड्स और एग सेल। याद रखेंगे ये सिनर्जिड्स हैं, एग सेल है और फिलीफॉर्म एपरेटस है। ये तीनों चीजें कहां पर आती हैं हमारी? माइक्रोपाइलर एंड पर। जबकि जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, वो होती हैं चलाजाल एंड पर। और आगे देखते हैं थोड़ा सा, एग सेल आती है कहां पर? माइक्रोपाइलर एंड पर। क्या क्या देखा हमने? एंटीपोडल सेल हैं 3 क्या है? एंटीपोडल सेल। एक है हमारे पास सेंट्रल सेल, एक है हमारे पास ये बड़ी वाली सेंट्रल सेल, और ये लार्जेस्ट होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एम्ब्रियोसेक की लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो आंसर लगाएंगे आप सेंट्रल सेल। देन आती है एग सेल, ये रही एग सेल, एक होती है। सिनर्जिड्स होते हैं 2, अपने 2। अब देखिए
3 एंटीपोडल सेल हैं तो 3 न्यूक्लियस हैं, 3 एंटीपोडल सेल हैं तो 3 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 न्यूक्लियस हैं। इसको हम अभी बताते हैं। एग सेल में एक सेल है एग तो 1 न्यूक्लियस है, सिनर्जिड्स 2 हैं तो 2 न्यूक्लियस है। इतना समझ आया? 3 एंटीपोडल सेल हैं तो 3 न्यूक्लियस, एक एग सेल तो 1 न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड्स तो 2 न्यूक्लियस। अब जो हमारी ये लार्जेस्ट सेल है सेंट्रल सेल, इसके पास होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब हम सेल्स गिने, सेल्स कितनी हो गई? 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, टोटल हो गई हमारे पास 7 सेल्ड। कितनी हो गई? 7 सेल्ड। और न्यूक्लियाई कितने हो गए? 3 न्यूक्लियाई 3 एंटीपोडल सेल के पास, 1 एक्स सेल के पास 1 न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड्स के पास 2 न्यूक्लियाई। लेकिन एक लार्जेस्ट सेल जो हमारी सेंट्रल सेल है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो टोटल न्यूक्लियाई हो गए 8। कितने न्यूक्लियाई हो गए? 8। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सेक मैच्योरिटी पर कितनी सेल का होता है और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट। ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये नीट 21 का भी क्वेश्चन था कि जो फंक्शनल एम्ब्रियोसेक होता है वो कितनी सेल्ड का होता है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 7 सेल कौन कौन सी? 3 एंटीपोडल, 1 सेंट्रल सेल, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। और न्यूक्लियाई कितने हमारे पास? 8। क्यों? क्योंकि सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इतना समझ आया आपको? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने पढ़ने हैं अभी, इतना एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे हमने क्या बोला कि जो ओव्यूल होता है ये आगे जाकर सीड का फॉर्मेशन करता है। जो एक चीज याद रखेंगे आप कि जो ओव्यूल होता है वो आगे जाकर सीड का फॉर्मेशन करता है, जबकि ओवरी जो होती है वो आगे जाकर फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। आगे जाकर वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। जो मेगास्पोरेंजिया का डायग्राम हमने दिखाया था अभी आपको, यानी कि जो हमने ये अपना ये मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का डायग्राम दिखाया था, इसके ऊपर इंटीग्यूमेंट है और इस इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल बोलते हैं। इतना समझ आया आपको? इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल बोलते हैं। और जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसको हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। जो हमारे पास जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसको हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ये हमने देखा था कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन रहे थे, 3 डिजेनरेट कर गए। ये जो फंक्शनल बचा, जो चलाजल एंड वाला फंक्शनल था, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक बोलते हैं या फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। और ये मैच्योर पर कितना होता है? अभी हमने देखा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड ये होता है। ओके, चलिए एम्ब्रियो सेक का जो फॉर्मेशन होता है, अभी हमने देखा एम्ब्रियो सेक बना। अगर एम्ब्रियो सेक कहां से बना था हमारे पास? एक सिंगल मेगास्पोर से। क्यों? क्योंकि 3 जो थे वो डिजेनरेट कर गए। एक फंक्शनल मेगास्पोर से ही हमारा एम्ब्रियो सेक बना। एक फंक्शनल मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सेक बना। ये देखिए एक और स्लाइड हमारी, कौन सा था ये फंक्शनल मेगास्पोर एक था, इससे ही हमारा पूरा एम्ब्रियो सेक बन गया। एम्ब्रियो सेक बन गया। इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ये सिंगल मेगास्पोर से डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियो सेक का, इसलिए हम बोलते हैं इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक डेवलप करा है। ओके, अब एक बात याद रखेंगे, जो हमारे पास 8 न्यूक्लियस थे हमारे पास, ये देखिए हमारे पास, देखिए जो हमारे 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी, ये 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। इन 8 न्यूक्लिएटेड में से 6 न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है। तो आउट ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड 6 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल वॉल। 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल होती है, जबकि 2 न्यूक्लियस जो पोलर न्यूक्लियाई है नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये बन सकता है कि आउट ऑफ 8 न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारे पास 8 न्यूक्लियस हैं उनमें से कितने न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल होती है? तो वो हैं 6। और किन के पास नहीं होती? पोलर न्यूक्लियाई के पास। इंपॉर्टेंट, polar nuclei is not surrounded by cell wall।
ओके, पोलर न्यूक्लियाई कहां पर सिचुएटेड होता है, ये हम डायग्राम देखेंगे। पोलर न्यूक्लियाई कहां पर सिचुएटेड है, हमारा पोलर न्यूक्लियाई कहां पर सिचुएटेड है, हम बोलेंगे कि सिनर्जिड्स के ऊपर प्रेजेंट है। हम क्या बोलेंगे, अबाउट द सिनर्जिड्स एंड एग। और एक चीज याद रखेंगे कि सिनर्जिड्स और एग, जो सिनर्जिड है और एग है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग एपरेटस। अब डायग्राम देखकर हमें लगता है कि इस एग एपरेटस मतलब एग्स प्लस सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। तो हम डायग्राम जब हम याद करके जाते हैं उससे देखते हैं कि सिनर्जिड्स और एग इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला, एग एपरेटस। तो पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है वो एग एपरेटस के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि ये ओव्यूल कौन सा है, ये इन्वर्टेड ओव्यूल, तो हम जो देखते हैं ऐसे देखना चाहिए। तो हम याद रखेंगे जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो एग एपरेटस के बिलो होते हैं। नहीं आया समझ में, मैंने बोला कि जो हमारा एग और सिनर्जिड्स है, अगर हम डायग्राम देखें जो बुक में भी बना हुआ है उसमें देखते हैं पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है, एग्स और सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला, एग एपरेटस मतलब दो सिनर्जिड्स और एग एक्सेल, एक एग सेल, इन दोनों को मिलाकर हमने बोला एग एपरेटस। तो डायग्राम देख के हमें लगता है कि पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है वो एग एपरेटस के ऊपर प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि डायग्राम है इन्वर्टेड ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल होता कैसा है हमारा, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता है, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता है और चलाज़ल एंड नीचे होता है। तो कहाँ होंगे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई इज सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। हमने डायग्राम देखा था, इसमें माइक्रोपाइल ऊपर है और चलाज़ाल नीचे है। अब देखिए माइक्रोपाइल ये ऊपर एंड आ गया माइक्रोपाइलर वाला, और चलाज़ाल बेस वाला आ गया। तो पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है, एग एपरेटस के नीचे प्रेजेंट है, एग एपरेटस के नीचे प्रेजेंट है। तो याद रखना है आपने कि पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस, बिलो द एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या क्या आते हैं, दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एग एपरेटस मतलब दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल। आई होप इतना समझ आया होगा आपने। आगे देखते हैं, सिनर्जिड्स के पास, जो सिनर्जिड्स होते हैं उनके पास होती है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो आपने डायग्राम दिख रहा है, ये वाला जो मैं रेड कर रहा हूँ, इसको हमने क्या बोला, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये करता क्या है, ये करता है गाइड, किसको गाइड करेगा, ये पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। कि पोलन ट्यूब को क्या करेगा, ये पोलन ट्यूब को ये गाइड करेगा कि मेल गैमेट सिनर्जिड से जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि जो मेल गैमेट आएगा ये सिनर्जिड्स के पास क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, मेल गैमेट आएगा, ये क्या करेगा, ये उसको गाइड करेगा, इधर से एंटर करेंगे सिनर्जिड्स के थ्रू, और ये एग सेल को तभी तो ये पॉलिनेट कर पाएगा। तो फिलीफॉर्म एपरेटस याद रखना है कहाँ पर होता है, सिनर्जिड्स के पास होता है, सिनर्जिड्स पर होता है। और ये करता क्या है, इट रोल इन गाइडिंग पोलन ट्यूब। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है रोल इन गाइडिंग पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। ओके, अगर आपसे को पूछ ले कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस भी इसी को बोला जाता है। मेगा गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि हमने पूरा ओव्यूल देखा, हमने पिस्टल देखा, एंड हमने क्या देखा, एम्ब्रियो सैक के बारे में देखा। इसको एक बार आप नहीं समझ में आया थोड़ा स्लो में देखिएगा, अगर थोड़ा स्लो लगा है तो उसको स्पीड में भी आप देख सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे जिसका नाम है पॉलिनेशन, जिसका नाम है पॉलिनेशन। बहुत बच्चों ने पढ़ रखा होगा पॉलिनेशन क्या होता है, मगर फिर भी देख लेते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। कहां से होना, एंथर से स्टिग्मा पर, एंथर से यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कहाँ जाना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जाना कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या होता था हमारा, पिस्टल का पार्ट 3 थे हमारे पास, पिस्टल के हमारे 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे पिस्टल के 3 पार्ट, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल एंड ओवरी। तो एंथर, पोलन ग्रेन्स का एंथर से जाना स्टिग्मा तक, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन याद रख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। अब जो एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पोलन, कि पोलन कहाँ से आ रहा है। जैसे ये आता है ऑटोगैमी, जीटनोगैमी और जीनोगैमी। सबसे पहले ऑटोगैमी देखते हैं हम। ऑटोगैमी नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक, यानी कि जो खुद ब खुद हो जा रहे। जैसे ये होता किस में है, जिस ऐसे पॉलिनेशन जिसमें एंथर
और स्टिग्मा, यानी कि जो पॉलिनेशन हो रहा है एंथर में और स्टिग्मा में होगा, यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे जाएंगे कहाँ, एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे जाएंगे कहाँ, स्टिग्मा पर। अगर ये दोनों ही एंथर और स्टिग्मा दोनों ही सेम फ्लावर में हैं, अगर एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर का है और उसमें पॉलिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी, यानी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम फ्लावर के हैं और पॉलिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं हम ऑटोगैमी। तो याद रखेंगे ऑटोगैमी होने के लिए क्या क्या चीज होनी जरूरी है। ऑटोगैमी का मतलब क्या, ऑटोगैमी का मतलब एंथर से और स्टिग्मा जो हैं दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा, और अगर वो सेम फ्लावर के हैं, एंथर भी उसी फ्लावर का है और स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का है, तो होता है ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी होने के लिए क्या क्या चाहिए, देयर इज अ सिंक्रोनी, यानी कि एक साथ होना चाहिए। क्या चीज, कि जो पोलन रिलीज है और स्टिग्मा के ऊपर रिसेप्टिविटी है, कि स्टिग्मा तैयार है कि वो पोलन को एक्सेप्ट कर सकती है, तो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए सिंक्रोनी। इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनी, यानी कि दोनों चीजें ये एक साथ होनी चाहिए। क्या क्या, पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना एक साथ होगा तभी तो ऑटोगैमी हो पाएगी, अगर अलग अलग होगा तो ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। और दूसरा कि जो फ्लावर है वो एक साथ होना चाहिए, यानी कि फ्लावर लाइक क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास फ्लावर होना चाहिए। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहला है हमारा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या आएगा, एंथर एंड स्टिग्मा अगर दोनों सेम फ्लावर के हैं, सेम प्लांट होगा तभी तो सेम फ्लावर भी होगा, तो सेम प्लांट और सेम फ्लावर पे है तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी होने के लिए क्या चीजें चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए, पोलन रिलीज, यानी कि जो पोलन का रिलीज होना है और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना है, दोनों एक साथ होंगे तभी ऑटोगैमी होगी। और अगर फ्लावर एक साथ, यानी कि लाइक क्लोज टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट होना जरूरी है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि हमारे पास है 3 एग्जाम्पल, कौन कौन सा, एक है वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना। वायोला को हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। इन तीनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में और बोला गया है इन तीनों के पास खुद का क्या 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 होता है, इनमें चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये दोनों ही फ्लावर दोनों ही फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं किस किस में, वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना में। अब ये क्लिस्टोगेमस क्या है और चेस्मोगेमस क्या है, एक चीज याद रखेंगे कि चेस्मोगेमस फ्लावर का मतलब होता है जो फ्लावर ओपन होता है, और क्लिस्टोगेमस का मतलब जो क्लोज्ड होता है। अब इसमें दिक्कत ना है, इसके लिए हम एक चीज़ बताते हैं आपको कि अगर हमसे बोला गया क्लिस्टोगेमस फ्लावर में आ रहा है एल और यहाँ ओपन या क्लोज्ड, तो याद रखेंगे क्लोज्ड में भी है एल। तो अगर एल को मैच करना हमने कि क्लिस्टोगेमस का मतलब है क्लोज्ड फ्लावर, क्लिस्टोगेमस का मतलब है क्लोज्ड फ्लावर, यहाँ पर कहीं एल नहीं है तो मैच नहीं करेंगे, तो याद रखेंगे क्लिस्टोगेमस में होगा हमारा क्लोज्ड फ्लावर। ओके, क्लिस्टोगेमस में होगा अपना क्लोज्ड फ्लावर, और ओपन फ्लावर कहाँ में होगा हमारा, चेस्मोगेमस के अंदर। अब इनमें होता क्या क्या चीज़ है हम देखते हैं पहले चेस्मोगेमस फ्लावर के बारे में। चेस्मोगेमस फ्लावर का मतलब है कि फ्लावर है हमारा ओपन, अगर फ्लावर ओपन होगा तो कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। हमने क्यों बोला कि हमने बनाए हैं अपने यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हम बनाते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं एंथर एक साथ। ओके, कुछ इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है ना, ये हमारा फ्लावर है। अब ये फ्लावर ओपन है, ओपन है मतलब क्या, ये है हमारे पास क्या, दिस इज एंथर, दिस इज एंथर एंड दिस इज पिस्टल, ये कार्पल हम बोलेंगे। अब अगर ये ओपन होगा तो यहाँ से पोलन ग्रेन आ सकते हैं इसके पास, हाँ जी आ सकते हैं बिल्कुल, यानी कि एक ही फ्लावर से ऑटोगैमी तो हो सकती है, लेकिन जब ये ओपन होगा तो कोई बाहर से पोलन भी तो आ सकता है, बाहर से पोलन भी तो आकर इसको पोलिनेट कर सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस ओपन फ्लावर के अंदर कंप्लीट ऑटोगैमी हो सकती है। कंप्लीट का मतलब क्या, कि सिर्फ ऑटोगैमी होगी, कि बाहर से आगे क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि फ्लावर है ओपन, ओपन है मतलब बाहर से भी पोलन हमारा आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एनसीईआरटी में लिखा, हम क्या लिखेंगे कि ओपन फ्लावर मतलब कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ अदर पोलन टू पोलिनेट द फ्लावर। तो इसमें चांस रहता है कि कोई बाहर से पोलन आकर फ्लावर को पोलिनेट कर पाए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चेस्मोगेमस फ्लावर के अंदर या ओपन फ्लावर के अंदर कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर, कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं होती है। जबकि क्लोज्ड जो फ्लावर होगा, अब हमने बोला कि ये फ्लावर क्लोज्ड है, एग्जाम्पल हमने इसी को क्लोज्ड कर दिया, तो उससे क्या होगा, बाहर से पोलन नहीं आ पाएगा, बाहर से पोलन नहीं आएगा तो क्या होगा, फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, यानी कि कोई भी इसका चांस नहीं होगा कि क्रॉस पोलिनेशन हो पाए क्योंकि फ्लावर है क्लोज्ड।
फ्लावर क्या है, क्लोज्ड है, तो क्या होगा, बाहर से कोई भी पॉलन नहीं आ पाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं होगा। और ये हमको क्या बताता है, ये बताता है देयर इज एन एश्योर्ड सीड सेट इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं कि जो पॉलन को लेकर आ रहे होते हैं। अब जब फ्लावर ये क्लोज्ड है, फ्लावर क्या है हमारे, क्लोज्ड है, पूरी तरीके से बंद है, तो इसमें बाहर से पॉलिनेटर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, अगर पॉलिनेटर भी ना हो, अगर पॉलिनेटर ना हो तब भी इसके अंदर पॉलिनेशन हो सकता है। तो यही इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है, यानी कि इसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। और यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, अगर पॉलिनेटर नहीं भी होंगे तो भी यहाँ पर सीड बन पाएगा, तो भी यहाँ पर क्या होगा, सीड सेट यानी कि सीड बन पाएगा या फिर आगे पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स जो हमारे पास बनेंगे उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम होगी। ये डिसएडवांटेज है इसका कि अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है उसके अंदर 100% ऑटोगैमस होगा, 100% ऑटोगैमी होगी और कोई चांस नहीं होगा क्रॉस पॉलिनेशन का। अगर पॉलिनेटर नहीं भी होते हैं तो भी सीड सेट हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ऑफ स्प्रिंग जो बनेंगे वो लिमिटेड जेनेटिकली डाइवर्सिटी के होंगे, यानी कि जेनेटिकली डाइवर्सिटी उनमें कम होगी। आई होप इतना ही आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपना ऑटोगैमी हो गया। ऑटोगैमी याद रखेंगे कि एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर का है, जबकि अगर हम बात करें जीटोनोगैमी के अंदर, जीटोनोगैमी में क्या होगा कि एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर का होगा लेकिन सेम प्लांट का होगा। एक प्लांट में एक फ्लावर नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं, 2 3 4 हो सकते हैं। तो जीटोनोगैमी का मतलब सेम प्लांट है लेकिन डिफरेंट फ्लावर है, फ्लावर डिफरेंट है और प्लांट है अपना सेम। जबकि ऑटोगैमी का मतलब सेम फ्लावर एक ही फ्लावर में होता है। आगे एक चीज आती है जीनोगैमी भी। जीनोगैमी क्या बताता है, जीनोगैमी एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, इसमें प्लांट ही अलग होगा, इसमें प्लांट ही अलग होगा। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर, जीटोनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम प्लांट, जबकि जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं अब जीटोनोगैमी के बारे में। जीटोनोगैमी में क्या बोला हमने कि एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, जो अलग अलग फ्लावर है लेकिन प्लांट है अपना सेम, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट सेम है। एक बात याद रखेंगे, प्लांट सेम है। अगर प्लांट सेम है तो ये जेनेटिकली तो सेम ही हो गया ना, सेम प्लांट के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है या ऑटोगैमी होता है, लेकिन फंक्शनली देखने में हमको ये क्रॉस पॉलिनेशन के समान लगता है। फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है और जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी कहलाता है। जबकि हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी हेडिंग है जीनोगैमी के बारे में। जीनोगैमी बोलते हैं हम एंथर और स्टिग्मा है हमारा डिफरेंट प्लांट का, अलग अलग प्लांट का है, लेकिन जो प्लांट है वो सेम स्पीसीज के हैं, ऐसा नहीं कि स्पीसीज ही बदल गई। ठीक है, जीनोगैमी का मतलब डिफरेंट प्लांट है लेकिन स्पीसीज सेम रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। अब डिफरेंट प्लांट है तो डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स आ सकते हैं स्टिग्मा के ऊपर, डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स आ सकते हैं स्टिग्मा के ऊपर। एक बार ये तीनों को एक साथ देखेंगे हम कि ऑटोगैमी क्या था अपना, जीटोनोगैमी क्या, जीनोगैमी क्या है, देन जीटोनोगैमी क्या है। जैसे हमने क्या बोला आपसे कि ऑटोगैमी का मतलब एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर का है, जीटोनोगैमी का मतलब एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर, सॉरी डिफरेंट फ्लावर का है लेकिन प्लांट क्या है अपने सेम है। और जीनोगैमी का मतलब क्या है, एंथर और स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, एक बार इसको आप देखेंगे। ओके देन हम अपनी वीडियो एंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने डाउट को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमें ही इससे मोटिवेशन मिलता है। और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।